Dear students of class 12 English grammar and the students of competitive exams, we welcome you in our हिंदी वर्जन लेक्चर 4। आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर 4 में आप उन इम्पोर्टेंट इडियम्स को लर्न करने जा रहे हैं जिनको अगर आप यूपी बोर्ड के एतबार से देखें तो ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए इडियम्स हैं, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इनको देखें तो ये इडियम्स लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके अंदर सीखेंगे कि इडियम्स जो हमारे सामने अपने मीनिंग को लिए हुए हैं, हम इनको कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्लास का पर्पज़ है, पहला तो है इम्पोर्टेंट इडियम्स का कलेक्शन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हों, एग्जामिनेशन में आए हुए हों, और दूसरी बात यह है कि हम इनको कैसे इजीली लर्न करें। तो आपने इस वीडियो को प्रॉपरली सुनना होगा और अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठना होगा। धीमे धीमे करके जब आप इनका रिवीजन करते जाएंगे तो इडियम्स आपको याद होते जाएंगे। इन इडियम्स को याद करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी इडियम नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है, उसको आप सेंटेंस में सेट करना सीखेंगे। दूसरे आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग निकल करके आता है। तीसरी बात इसमें आपको ये देखनी है कि कैसे आप इस के वर्डिंग्स को इसके मीनिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन सर्विस, जो कि एक नाउन है। ये एक नाउन फ्रेज है और इसका मीनिंग है एन एक्सीलेंट वर्क। एन एक्सीलेंट वर्क। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमने इसका पता किया कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो हमें पता चला कि ये नाउन है। हमने इसको कलेक्ट किया एन एक्सीलेंट वर्क के साथ। अब ये हमें कैसे याद रहे कि ह्यूमन सर्विस का जो मीनिंग है वो एन एक्सीलेंट वर्क है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा बेनिफिट है तो हम यस कर देते हैं। तो यानी ह्यूमन सर्विस के अंदर यो आ रहा है जो कि यस से रिलेट करता है। इस तरह से हम किसी भी बात को यस जब करते हैं जब वो एक एक्सीलेंट वर्क होता है। तो अगर आप इन लॉजिक का कोई सेंस देखें तो आप देखेंगे कि मीनिंग वाइज इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि याद करने के लिए ये ट्रिक काम करती है तो ज़रूर यूज़फुल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन सर्विस का मतलब है एन एक्सीलेंट वर्क, और ये जो है आपका एक नाउन की तरह से यूज़ होगा। तो इसको अच्छे से आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। मदर टेरेसा डिड अ ह्यूमन सर्विस। बाकी सेंटेंस आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो हमें दिए गए इडियम्स पर एक सेंटेंस बनाना होता है और उस सेंटेंस में ही हमें उस इडियम का सेंस क्लियर कर देना होता है। तो हमारा सेंटेंस है मदर टेरेसा डिड अ ह्यूमन सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे इडियम पर जो है अ वाइट एलिफेंट। अब ये हमें लर्न करना है और लर्न करने के लिए हमें देखना है कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है एन एक्सपेंसिव आइटम बट लिटिल यूजफुल। मतलब एक बहुत महंगी कोई भी वस्तु, लेकिन जितनी महंगी है उतनी उपयोगी नहीं है। अब इसको कैसे याद करें कि वाइट एलिफेंट एक महंगी वस्तु है, लेकिन वो जो उस पर जो खर्चा किया है वह हमारे लिए लाभकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना उस पर खर्चा हो गया है। मान लीजिए कि एक ब्लैक एलिफेंट है और एक वाइट एलिफेंट है, और आपने ब्लैक एलिफेंट क्योंकि इंडिया में पाया जाता है आपने उसको ख़रीद लिया तो एक मुनासिब कीमत में आप उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर एक वाइट एलिफेंट ख़रीदा तो उस पर आपको क्या होगा कि वो महंगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो रेयर होगा या दुर्लभ होगा। तो दुर्लभ होने की वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और एक्सपेंसिव होने के बाद आपको उसके खाने का उसका दूसरे इंतज़ाम भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए वह जो है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए आप मान लीजिए कि वाइट एलिफेंट एन एक्सपेंसिव आइटम बट ऑफ लिटिल यूजफुलनेस। तो इसका यूज़ आप देख सकते हैं, अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। कि अगर कार खरीद ली और उसकी इनकम इतनी नहीं है तो खड़ी हुई कार के ही इतने खर्चे होंगे कि वह अगर आप किसी कार को हायर करते हो तो उससे भी ज़्यादा वह महंगी पड़ जाएगी। तो
तो यहाँ पर बजाय सस्ता पड़ने के एक उस व्यक्ति के लिए जिसका डेली यूजेज में कार का कोई वर्क नहीं है, उसके लिए वह कार वाइट एलिफेंट होगी। तो इस तरह से हमने याद किया कि वाइट एलिफेंट कोई भी ऐसी खर्चीली वस्तु जिसका हमारे दैनिक जीवन में उतना यूज़ नहीं है जितना उसके ऊपर खर्चा हो रहा हो। इसके बाद हमारा तीसरा फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है ये हमें सीखना होगा, जो कि सक्सेस एंड फेलियर्स हैं, गेन्स एंड लॉसेस हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जब हमारी जो जीवन शैली है इसमें आप देखते हैं कि कभी हमें हार मिलती है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हमें खुशियाँ मिलती हैं, कभी हमें गम मिलते हैं। तो जो हमारी खुशियाँ हैं वो अप्स हैं और जितने दुख हैं वो डाउन्स हैं। तो आप कहेंगे देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीबडीज़ लाइफ, कि सक्सेस और फेलियर सभी की ज़िंदगी में चल रहे हैं, इसलिए अप्स एंड डाउन्स। अप्स का मतलब है राइज करना, डाउन्स का मतलब है फॉल करना। तो जय पराजय सबके साथ चल रहे हैं, गेन एंड लॉस सबके साथ चल रहे हैं। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मोस्ट रिपीटेड इडियम है और इसको हमें सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि ये नाउन है और नाउन जो है सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर आप यूज़ करेंगे। दूसरे इसका हमें मीनिंग याद करना है और इसका मीनिंग है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब रेड लेटर डे को अ वेरी इंपॉर्टेंट डे से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और हम मौज मस्ती के मूड में होते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी रिजॉर्ट्स होते हैं या जब हम कोई शादी या कोई पार्टी अरेंज करते हैं तो हम वहाँ पर फ्लैग्स लगाते हैं और वह फ्लैग्स रेड, येलो, ग्रीन बहुत सारे कलर्स के होते हैं। तो अ रेड लेटर डे यानी एक ऐसा डे जब हमने बहुत सारे रेड लेटर यानी कागज़ के जो फ्लैग्स बनाकर लगा रखे हों तो वह बहुत ही सेलिब्रेशन का डे होगा। इस तरह से हमें ये याद रह जाएगा कि रेड लेटर डे रेड फ्लैग से रिलेटेड है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट डे। जब आप इसे यूज़ करेंगे नाउन की जगह पर तो आप कहेंगे 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे फॉर एवरी इंडियन। इसके बाद आपका यूजेज है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब अगर हम इसकी सबसे पहले देखें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है तो ये वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब और उसके साथ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो ये वर्बल फ्रेज हम कह सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसको हमने याद कैसे करना है? अब अगर आप किसी सूक्ति को देखें, किसी मैगज़ीन को देखें या किसी आप प्रोवर्बियल लाइन को देखें तो उस लाइन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो उसके सेंस में छिपी रहती हैं। अगर आप हमारे जो श्लोक हैं, जो वर्सेस हैं, उनको आप स्टडी करें तो उन दो श्लोकों की लाइन के बीच में क्या क्या सार जीवन का छिपा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि श्लोक की दो लाइन के अंदर कितना व्याख्यान, कितनी एक्सप्लेनेशन छिपी हुई होती हैं जो जीवन के सारे रहस्यों को खोलती हैं। तो इट मीन्स आपने उन टू लाइंस के बिटवीन रीड कर लिया कि उन दोनों लाइंस का क्या उद्देश्य है, तो हम समझ गए कि उसका मीनिंग है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो जो लाइंस हैं, जो अर्थ दे रहे हैं शब्द, वो तो आपने समझ लिया, लेकिन उन शब्दों में क्या सार छिपा है? तो इसका मतलब है रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स उन शब्दों के अंदर छिपा हुआ मीनिंग आपने समझ लेना है। तो आप कहेंगे अ वाइज मैन रेड बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पर जो हमने है रेड लिखा है, अगर हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ में कर दें रीड्स बिटवीन द लाइन तो ज़्यादा अच्छा होगा। अ वाइज मैन रीड्स, क्योंकि ये हमेशा हर एक के ऊपर लागू होता है, तो यहाँ पर रेड की जगह रीड्स बिटवीन द लाइंस करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइज मैन है वो दो लाइनों में या जो भी कोई छिपा हुआ अर्थ है उसको निकाल लेता है। तो इसका मतलब हुआ रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसके बाद नंबर 6 पोर ऑयल इनटू ट्रबल्ड वाटर्स। अब ये ट्रबल्ड वाटर्स क्या हैं? ट्रबल्ड वाटर्स एक्चुअल में लहरें हैं। जब लहरें समुद्र में उठती हैं तो वो बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, और अगर हम पानी के अंदर थोड़ा तेल डाल दें तो आप देखेंगे कि पानी का जो भार है वह बढ़ जाता है, और भार बढ़ने की वजह से लहरें ऊंची नहीं उठती। तो ट्रबल्ड वाटर्स मीन्स लहरें जब वाटर ट्रबल में हैं और आपने उसके ऊपर ऑयल पोर कर दिया तो वज़न या डेंसिटी बढ़ने की वजह से लहरें ऊंची नहीं उठती। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी राइजिंग हो रहा था, जो कोई भी मामला बढ़ रहा था, वह दब गया।
तो पोर मीन्स उंडेलना, ऑयल तेल, इनटू ट्रबल, ट्रबल मीन्स जो उफान आती हुई लहरें हैं, वाटर्स मीन्स लहरें। जब वाटर का प्लूरल बनाते हैं वाटर्स तो वो लहरों का अर्थ देता है। तो इस तरह से यह हुआ कि किसी उठती हुई बात को दबाना, किसी गुस्से को दबाना या किसी जो विवाद को दबाना। तो इसकी इंग्लिश हुई ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर आगे इफ समबडी गेट्स एंग्री वी शुड पोर ऑयल इनटू ट्रबल्ड वाटर्स। तो आपने देखा कि इसका यूज़ कितना आसान हो गया है। अगर ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेशली क्लास 12 यूपी बोर्ड में इंग्लिश सेकंड ग्रामर में आता है तो आप इन सम सर्टेन एग्जाम्पल्स को एज इट इज़ प्रिपेयर कर लीजिए, आपको ईजी होगा। और अगर आप कुछ नया सीख करके नए एग्जाम्पल्स कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन एग्जाम्पल्स को कम से कम एक एग्जाम्पल्स बिल्कुल ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें और ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत सूटेबल और इजी साबित होंगे। इसके बाद हम आते हैं प्ले फास्ट एंड लूज। जब आप खेलते हैं तो कभी तो फास्ट फेंकते हैं, कभी लूज मीन्स स्लो फेंकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप जो है बैटिंग कर रहे हैं और जो आपका बॉलर है कभी उसकी बॉल बहुत फास्ट आती है और कभी उसकी बॉल बहुत लूज आती है, तो इसका मतलब है वो आपको चकमा देना चाहता है। तो चकमा का मतलब होता है डिसीव करना। तो जब आप किसी को धोखा देंगे तो आप प्ले फास्ट एंड लूज करेंगे। प्ले फास्ट एंड लूज तो प्ले वर्ब है, तो सबसे पहले हमने जाना कि इसको हमें कहाँ पर यूज़ करना है, इसको हमें यूज़ करना है वर्ब पर। और वर्ब के बाद क्या होता है कि हमें सेंस देखना होता है। तो हमने प्ले फास्ट एंड लूज से देखा कि वह कभी तेज फेंकता है, कभी धीमे करता है, यानी आउट करना चाहता है। तो और हम उसकी बॉल को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो हुआ टू डिसीव। तो आपने जब आप इसका यूज़ करें तो ये बात अपने माइंड में रख सकते हैं कि प्ले फास्ट एंड यूज़ का अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप टू डिसीव का यूज़ कीजिए। और टू डिसीव की जगह बाद में पूरा सेंटेंस बनाने के बाद आप टू प्ले फास्ट एंड लूज लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने टू प्ले फास्ट एंड लूज को सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया। टू डिसीव, तो टू डिसीव इज अ सिन। हमने यहाँ लिखा कि किसी को टू डिसीव करना, टू डिसीव मीन्स चीट करना, एक पाप होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर नाउन की जगह यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये टेक्निक आपको सीखनी है कि अगर कोई वर्ब दे रखी है और आप इन्फिनेटिव या जेरेंड बना लेते हैं तो उसे नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सोचा हुआ है कि नहीं आपको ये वर्ब की जगह ही यूज़ करनी है तो फिर आप करेंगे इसको प्ले को वर्ब की जगह पर यूज़ और आप लिखेंगे ही प्लेड फास्ट एंड लूज इन हिज लाइफ, तो भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। सबसे अहम बात है कि कैसे आप याद रखें कि इसका अर्थ क्या है। कोई टेक्निक, कोई तुक इसके साथ जोड़कर चलनी है और फिर उसका यूजेज देखना है कि किस तरह से कहाँ पर हमें यूज़ करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको मीनिंग सही से पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे एकेडमिक्स है उसके अंदर हमें यूजेज बनाने होते हैं। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, आंसर्स आपको लिखने होते हैं, तो आप इनके यूजेज को अच्छे से याद कर लें या सीख लें। क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंदर आता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। अब प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है कि टू वेस्ट मनी, रुपया पैसा फिजूल खर्च करना। अब रुपया पैसा फिजूल खर्च करने से डक्स एंड ड्रैग्स का क्या मतलब है, कैसे याद रह पाएगा कि प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मीनिंग टू वेस्ट मनी हम याद रख लें। ईडियम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ईडियम्स याद करते हैं और अगले दिन फिर भूल जाते हैं और फिर याद करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है और ईडियम्स याद ही नहीं होते। तो अब हमें सबसे पहले समझना है कि ये क्या है। ये वर्ब है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स और इसका मीनिंग है फिजूल खर्ची करना या पैसा बर्बाद करना। अब इसे आइए जोड़ते हैं किसी कहानी से। हमारे जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर, नवाबों के समय का कल्चर, तो क्या होता था उसमें मेलों में मुर्गों की लड़ाई की जाती थी और दो मुर्गों को लड़ाया जाता था और जो भी मुर्गा जीत जाता था उसके ऊपर पैसे लगाए जाते थे और उसको शर्त लगाने वाले को पैसे मिलते थे। अब यह मुर्गे की जगह आ गई बत्तख, डक्स बत्तख और ड्रैग्स मेल बत्तख। तो जब डक्स एंड ड्रैग्स आप लगा रहे हैं पैसा मुर्गों की बजाय बत्तखों पर, तो सीधी सी बात है कि आप रुपया वेस्ट कर रहे हैं। तो इस कहानी को रिलेट करके आपको ये इडियम याद रह जाएगा कि डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब है टू वेस्ट मनी। तो आपको प्ले को चाहे तो आप नाउन बना लें चाहे वर्ब बना लें। आप देखिए अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन डज नॉट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स इन लाइफ, या जो भी आप लिखना चाहें। और आप इसको अगर नाउन बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं
टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स इज़ यूजलेस। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे हमारा नया इडियम ऑफ नो अवेल। अब ऑफ नो अवेल का मतलब है यूजलेस। अगर ये याद है हमें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो अपने आप में ये बहुत ही चैलेंजिंग है। अब हम ये कैसे याद रखें कि ऑफ नो अवेल किस तरह से हम लर्न करें, कैसे रिलेट करें इसको इसके अर्थ से। इसका अर्थ है बेकार, बिना काम का, अर्थहीन। ऑफ नो अवेल अनुपयोगी। तो अवेल बना है अवेलेबल से, और अवेलेबल का मतलब होता है जो हमें उपलब्ध हो, और जो चीज़ हमें उपलब्ध ही नहीं है वो हमारे लिए यूजलेस है। मान लीजिए एक बहुत ही अच्छी किताब है और हम उसे ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो वो यूजलेस है हमारे लिए। और हमारे लिए यूज़फुल वह है जिसके अंदर चाहे थोड़ा मटेरियल है लेकिन हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हमें प्राप्त ही नहीं है वह कितनी भी अच्छी हो हमारे लिए बेकार है। तो इसलिए ऑफ नो अवेल मीन्स यूजलेस। इट इज़ ऑफ नो अवेल टू वाटर द डेजर्ट। इट इज़ ऑफ नो अवेल। तो ऑफ नो अवेल का मतलब है आप यूजलेस को सीधे सीधे से यूज़ कीजिए। इट इज़ यूजलेस टू वाटर द डेजर्ट। इट इज़ यूजलेस टू वाटर द डेजर्ट। और इस यूजलेस को हटा करके ऑफ नो अवेल वहाँ सेट कर दीजिए। इट इज़ ऑफ नो अवेल टू यूज़ टू वाटर द डेजर्ट। इट मीन्स रेगिस्तान में पानी देने से कोई लाभ नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब है आउट ऑफ फैशन, मतलब जिसका प्रचलन अब नहीं है। तो जब डेट निकल गई तो फैशन निकल गया, तो चलन हट गया। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस फैशन इज़ आउट ऑफ डेट। हमने यहाँ फैशन को ही यूज़ कर लिया। दिस फैशन इज़ आउट ऑफ डेट। आप कहेंगे दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स आर आउट ऑफ डेट। इसके बाद आप देखते हैं निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब है चेक इन द बिगिनिंग। चेक का मतलब एग्जामिन करना नहीं, चेक का मतलब रोकना होता है, अर्थात शुरुआत में ही रोकना। अब हम ये देखेंगे निप जो कि एक वर्ब है इन द बड, इसका रोकने से क्या लेना देना है। तो निप का मतलब होता है तोड़ना, पिक करना, जैसे आप पिक फ्लावर्स करते हैं। और बड का मतलब है कली, अर्थात जब आप कली के दौरान, बड मीन्स कली, निप माने तोड़ना, जब कली के दौरान ही कली को तोड़कर फेंक देते हैं तो कली के तोड़ने पर ना तो वह फूल बनेगा ना उसमें बीज आएंगे, और जब बीज नहीं आएंगे दूसरे पौधे नहीं बनेंगे, दूसरे पौधे नहीं बनेंगे तो फसल उससे आगे नहीं बढ़ेगी। इट मीन्स उस कली का जो जीवन है वहीं समाप्त हो जाएगा, अर्थात उस प्रकार के फूल और बहुत सारे पौधे बनने से पहले ही आपने कली को नष्ट कर दिया, निप कर दिया बिगिनिंग में ही। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ख़राबी बढ़ रही है, अगर कोई बात बढ़ रही है और आप उसको बिगिनिंग में ही समाप्त कर देना चाहते हैं तो बीज बनने से पहले ही कली को तोड़ देना है। तो निप इन द बड। तो निप इन द बड का मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया कि किसी भी बात को अगर हम बिगिनिंग में ही समाप्त कर दें तो वह समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा यूज़ इस तरह से हो सकता है, वी शुड निप आर बैड हैबिट्स इन द बड। मीन्स हमें अपनी बैड हैबिट्स, जब निप मीन्स शुरुआत में ही हो, बड में ही हो, तो हमें निप कर देना चाहिए। तो वी शुड निप आर बैड हैबिट्स इन द बड। तो इस तरह से आपने निप इन द बड, चेक इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू में ही किसी समस्या का निदान करना भी इसका अर्थ हो सकता है, यहाँ सीखा। गो टू डॉग्स, इसका मतलब है टू बी कम्प्लीटली रूइंड, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। हमने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी है, अगर आप चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं। गो टू डॉग्स अब गो वर्ब है। अगर आप कहेंगे कि अगर आपने कोई भी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, या अगर आपने जो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, तो यहाँ बर्बाद होने की जो इंग्लिश लगेगी आप लिखेंगे गो टू डॉग्स। इस ईडियम में, किसी भी ईडियम में हमें अपने पास से कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना होता। अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर वह लिटरल सेंस देने लगता है। अगर हम गो टू द डॉग्स कहेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, फिर इडियोमेटिक सेंस नहीं निकलेगा और अर्थ हो जाएगा कुत्तों में जाना। बल्कि यहाँ कुत्तों में जाना नहीं है, बल्कि मुसीबत में जाना है। तो आप जानेंगे जब आप इसको याद कैसे करें। तो याद करने के लिए आपको माइंड में रखना होगा कि अगर आप कुत्तों में जाते हैं तो वह आपको फाड़ खा जाएंगे। तो इस तरह से टू बी कम्प्लीटली रूइंड, तो आप लिखेंगे विदाउट डिसिप्लिन स्टूडेंट्स गो टू डॉग्स। बिना डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद आपका नया यहाँ पर ईडियम है फ्लैश एंड ब्लड।
स्टूडेंट्स, फ्लैश एंड ब्लड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आपको समझना होगा। अपने एग्जामिनेशन में तो आप कोई भी एक मीनिंग लिखकर याद कर सकते हैं, बट एकेडमिक्स में और बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे को कई सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो जो ऑप्शन हमने याद किया है मान लीजिए वो दिया ही नहीं, किसी और तरह का दूसरा आंसर जो ऑप्शन में है वो दे दिया गया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने सारे इडियम्स के सभी जो कंसर्न मीनिंग्स हैं वो सारे याद कर लेने होते हैं। फ्लैश एंड ब्लड, एक्चुअल में फ्लैश कहते हैं मानव के मांस को और ब्लड कहते हैं खून को। अगर कोई किसी का फ्लैश एंड ब्लड है तो पहला तो अर्थ निकलता है कि वह हमारा रिलेटिव है, हमारा भाई है, बहन है, बेटी है, कोई भी संबंधी है। और दूसरा अर्थ निकल के आता है बहुत ही गहनता के साथ जुड़ा हुआ, या तीसरा अर्थ निकल करके आता है ह्यूमन नेचर। अगर कोई आदत आपकी फ्लैश एंड ब्लड है तो आप उसे अलग नहीं कर सकते, आप इस तरह के सेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर हम कहें कि ऑनेस्टी इज़ हिज फ्लैश एंड ब्लड, तो यानी ऑनेस्टी उसकी आदत के अंदर इतनी शामिल है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो आप इसको दोनों ही तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये नाउन के रूप में, नोबडी हर्ट्स हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड, यानी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को कभी हर्ट नहीं करता, तो आप इसको इस तरह के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डाई इन हार्नेस टू डाई ऑन ड्यूटी। अब इस हार्नेस का टू डाई ऑन ड्यूटी से क्या लेना देना है, सबसे पहले समझते हैं इस बात को। डाई वर्ब है, ये तो हम जान गए हैं कि इसका डाई वर्ब की जगह पर यूज़ करना है, बट हार्नेस क्या है? हार्नेस एक तरह से मानिए कि लगाम है, और लगाम, अब आप रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए कि लगाम पकड़े पकड़े घोड़े पर चढ़कर लड़ते लड़ते वह दूसरे संसार में चली गई, वह दिवंगत आत्मा हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। तो डाई इन हार्नेस, तो हार्नेस का मतलब हुआ कि एक्टिविटीज़ करते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए डाई करना, यानी टू डाई ऑन ड्यूटी। तो रानी लक्ष्मीबाई का ही एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई डाइड इन हार्नेस। अगर आपको डाई दिया है और आप डाई फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर उसका दूसरा फॉर्म भी यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब है टू ब्राइब, और टू ब्राइब का मतलब है रिश्वत देना। तो ग्रीज द पाम को आप रिश्वत देने से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मानिए कि कोई मशीन नहीं चल रही, जब आपने उसमें ऑयलिंग किया, आपने उसके अंदर तेल डाला तो वह चलने लगती है। ऐसे ही जहाँ करप्शन फैला हुआ होता है वहाँ मुंह से कहने से काम नहीं चलता, एप्लीकेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन से काम नहीं चलता। तो आप क्या करते हैं, हथेलियाँ उनकी काम नहीं कर रही होती हैं कर्मचारियों की, तो आप उसमें ग्रीस लगाते हैं। तो हथेलियों में ग्रीस लगाने का मतलब है कि आपने उन हथेलियों में, उन उंगलियों में, उन हाथों में रिश्वत थमा दी है। तो रिश्वत थमाते ही काम तेज़ी से होता है, यानी आपने जो पाम है उनकी ग्रीसिंग कर दी। पाम मीन्स हथेली, तो इस तरह से जो पाम की ग्रीसिंग होते ही काम आगे बढ़ गया। तो अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि हथेली को ग्रीस लगाने का मतलब है रिश्वत देना, रिश्वत देने से काम तुरंत होता है। तो टू ग्रीस द पाम इज़ इलीगल। तो यहाँ पर आपने सीखा कि रिश्वत देना अवैधानिक है। तो टू ग्रीस द पाम हमने जो कि एक वर्ब था उसको टू लगा करके सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे इडियम्स को उनके सेंस से, उनके मीनिंग्स से रिलेट किया, और रिलेट करने के बाद हमने सीखा कि कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी इडियम को सीखने में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली यह कि हम कैसे याद रखें कि इसका मीनिंग क्या है, फिर दूसरे, अगर हमें कहीं पर ऐसे राइटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है, या कोई भी एकेडमिक एग्जामिनेशन में सेंटेंस मेकअप करना है, क्रिएट करना है, बनाना है, तो हमें इनके यूजेज अच्छे से सीखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ में आप आगे भी देखते रहिएगा वेरियस लेक्चर्स बेस्ड ऑन इडियम्स। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे आज इडियम सीखे हैं, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह के लेक्चर्स को और आगे प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।